हेलो एवरीवन। राधे राधे। कैसे हो सब? एकदम मस्त, बढ़िया, मज़े में, फैंटास्टिक फैंटाबुलस चल रहा है ना। तो कल की डेट में हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था आप लोगों की फरमाइशों पे। चैप्टर 8, फोर्स, लॉज ऑफ मोशन। ठीक है। तो कल मैंने फोर्स के बारे में एंड बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में बता दिया था। ठीक है। तो आज इसके आगे की बात करते हैं। ठीक है। आज लॉज ऑफ मोशन जो कि किसने दिए थे? न्यूटन ने दिए थे। किसने दिए थे भैया? न्यूटन ने दिए थे कुछ लॉज ऑफ मोशन, जिसमें आज हम पहले मोशन की बात करेंगे। ठीक है। पहले लॉ की बात करेंगे। ठीक है। तो फिर शुरू करते हैं। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। ठीक है। तो कल मैंने एक और गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट उसके बारे में भी बताया था। तो बात ये थी कि जो गैलीलियो साहब थे, ठीक है, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे। वो एक्सपेरिमेंट करने के बाद उस एक्सपेरिमेंट को सर आइजैक न्यूटन ने स्टडी किया। स्टडी करने के बाद, ठीक है, फिर उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स बनाए। ठीक है। तो गैलीलियो आइडियाज वर फर्दर स्टडीड बाय सर आइजैक न्यूटन। ठीक है। आइजैक न्यूटन ने गैलीलियो के आइडियाज को पढ़ा। इन ईयर 1687, 1687 में ही ब्रॉट इनटू लाइट, ठीक है, उस पर लाइट लेकर आए, हिज वर्क फिलोसफिया नेचुरलिस्ट प्रिंसिपिया मैथमेटिका, यूजुअली कॉल्ड द प्रिंसिपिया, जिसे पहले प्रिंसिपिया कहा जाता था। दिस वर्क इज कंसीडर्ड टू बी अमंग द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बुक्स इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस, लेइंग द ग्राउंड वर्क फॉर मोस्ट ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। तो उन्होंने जो भी गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट किए थे, उस एक्सपेरिमेंट को इन्होंने एक लॉ के बेसिस पे दिया था, स्टडी किया, और फिर साइंस की हिस्ट्री बुक्स में, मतलब साइंस की हिस्ट्री बुक्स में इनका नाम बिल्कुल ऐसे शुमार हो गया। ठीक है। तो इन्होंने किया क्या था? इन दिस वर्क न्यूटन डिस्क्राइब्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशन एंड द थ्री लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन ने क्या चीज़ डिस्क्राइब करी थी? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के बारे में बताया था, और बताया था लॉज ऑफ मोशन विच डोमिनेटेड द साइंटिफिक व्यू ऑफ द फिजिकल यूनिवर्स। ठीक है। जो बाद में क्या हुआ, पूरी तरीके से फिजिकल यूनिवर्स को एक साइंटिफिक व्यू की तरफ बदल दिया कि अब एक इंसान हर चीज़ को साइंस के नज़रिए से देखना शुरू कर दिया। ठीक। फॉर द नेक्स्ट 3 सेंचुरीज, अगली 3 सेंचुरीज के लिए, अगले 300 सालों के लिए। ठीक। द लॉ प्रपोज बाय न्यूटन और कॉल्ड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, और जो न्यूटन ने जो लॉज दिए उन्हें क्या बोला गया? न्यूटन लॉज ऑफ मोशन बोला गया। ठीक। तो पहला लॉ, जिसे कहा जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया, क्या कहा जाता है? लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। ठीक है। सिंपल सी बात है भैया, लॉ ऑफ इनर्शिया जो पहला लॉ है, ये लॉ ज़्यादा कुछ है नहीं, बड़ा प्यारा सा लॉ है। समझो ज़रा। मान लेते हैं यहाँ पर कोई बॉल है, ये रेस्ट पे, कैसी है? ये रेस्ट पोजीशन पे है। ठीक। और यहाँ पर कोई बॉल है, ये मोशन कर रही है आगे की तरफ। ठीक। आगे की तरफ मोशन कर रही है, और यहाँ पर जो बॉल थी ये थी रेस्ट पोजीशन में। ठीक। और यहाँ पर जो बॉल थी ये थी मोशन पोजीशन में। ठीक है। इस तरफ को इसका मोशन हो रहा था, और ये बॉडी क्या थी? ये वाली जो बॉल थी ये रेस्ट पे थी। ठीक है। तो ये रेस्ट पे कब तक रहेगी? बताओ ज़रा, कब तक रह सकती है रेस्ट पे? सर जी हमेशा रह सकती है। मैं कहा हाँ बिल्कुल हमेशा रह सकती है, जब तक कि इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाएगा। जब तक कि इस बॉल के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाएगा, तब तक कि ये वाली बॉल रेस्ट पे ही रहेगी। और ये जो बॉल का मोशन हो रहा है, इसके ऊपर जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाएगा इस बॉल को रोकने के लिए, तब तक कि ये बॉल रुकेगी नहीं। बस यही था पहला लॉ, कि एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट। एक ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट की ही स्टेट में रहेगा, और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल टू चेंज, या फिर कोई मोशन हो रहा होगा स्ट्रेट लाइन में अनलेस कंपेल टू चेंज दैट स्टेट बाय एन अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। तब तक के रहेगा जब तक के उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा करके उसे बदला ना जाए। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, तब तक रहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, ठीक है, वो तब तक के मोशन में रहेगा जब तक के उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए। इसे क्या कहा जाता है? लॉ ऑफ इनर्शिया। यही है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है। समझ गए? एक बार फिर से सुन लो कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में हो, वो तब तक के अपनी उसी पोजीशन में रहेगा, अपनी उसी स्टेट में रहेगा, जब तक के
कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अलग से उसके ऊपर अप्लाई नहीं किया जाएगा। क्लियर? एक तो लिखा है इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, मतलब कि एक ऑब्जेक्ट तब रेस्ट में रहेगा तब तक के, एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन, और एक ऑब्जेक्ट मोशन में रहेगा, विल रिमेन इन मोशन, तब तक के मोशन में रहेगा, अनलेस द ऑब्जेक्ट इज कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स, तब तक के रहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए, टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, तब तक के उसकी यूनिफॉर्म मोशन या फिर रेस्ट को बदला ना जा सके, उसकी स्टेट को। फॉर एग्जाम्पल अब बुक लाइंग द टेबल, अब मान लो एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि मान लो आप लोग की टेबल के ऊपर कोई बुक रखी हो, ठीक है, तो वो रेस्ट पोजीशन पे ही ना, उसकी पोजीशन तो नहीं बदल रही, वो वैसा कि वैसी ही है, ठीक है, तो बुक खुद से तो नहीं मूव करने वाली। समवन पिक्स इट एंड अप एंड स्लाइड्स इट फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर बाय अप्लाइंग अ फोर्स फॉर इट ऑफ हिज हैंड्स, ठीक है, अब वो बुक इधर से उधर जाएगी कैसे? मान लेते हैं ये पेन है, अगर ये पेन टेबल पे रखा है तो वो वहीं पे रखा रहेगा, तब तक के रखा रहेगा जब तक कि आप इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करोगे, बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं करोगे तब तक के रहेगा, ठीक। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है, और न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किस नाम से जाना जाता है? गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, क्लियर, एकदम चकाचक, ठीक। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किस नाम से जाना जाता है? गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। उसके कुछ एग्जाम्पल हैं वो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, जिसके अंदर इनर्शिया क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया भैया क्या होता है, समझो। तो इनर्शिया कैन बी डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी resist any change in its state of rest or of uniform motion in a straight line. Greater the mass of body, greater is its inertia. समझो इनर्शिया होता है क्या? अब जैसे कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे था? रेस्ट पे था, तो ये रेस्ट पे ही रहना चाहेगा, ये ऐसा तो नहीं चाहेगा कि भैया हमारा मूवमेंट चालू कर दो, कुछ भी कर दो हमारे साथ, नहीं ना। तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा ये रेस्ट पे होगा, ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? रेस्ट पर है, तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा? रेस्ट पे रहेगा, और तब तक के रहना चाहेगा जब तक कि इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई होगी। लेकिन जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रही होगी तब भी तो ये रोक रहा होगा ना, कि नहीं नहीं मुझे मूवमेंट नहीं करना, या फिर कोई मूवमेंट हो रहा है, कोई बॉल मूव करते हुए हमारे तक आ रही है, हम उसको ज़बरदस्ती रोक रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हम उसको ज़बरदस्ती रोक रहे हैं, वो बॉल भी तो चाहेगी कि उसे ना रोका जाए, ठीक है। तो बस यही जो अपोज करने की जो प्रॉपर्टी होती है, मतलब सामने से जो फोर्स आ रहा है उस फोर्स को रोकने की जो प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, वही क्या कहलाती है? इनर्शिया कहलाती है। क्या कहलाती है? इनर्शिया कहलाती है, ठीक है। जैसे कि आपको एक एग्जांपल दो, अगर मान लो आप बस में बैठे हो या कार में बैठे हो, तो आप रेस्ट पोजीशन में बैठे हो, अब अचानक से गाड़ी पे जैसे ही ब्रेक लगती है, ठीक है, आप आगे या पीछे हो जाते हो ना अचानक से, क्योंकि आप कहाँ थे? आप रेस्ट पे थे, ठीक है, आपको नहीं चाहिए था मोशन, तो जैसे ही झटका लगा आपने खुद को रोका ना, वरना आप आगे ही चले जाते, ठीक है। तो एग्जैक्टली वही चीज़ होती है, उसे ही क्या कहा जाता है? इनर्शिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनर्शिया कहा जाता है, ठीक है। मतलब बॉडी की वो प्रॉपर्टी, ठीक है, जो क्या करती हो? रेजिस्ट करती हो, मतलब अपोज करती हो, रोकती हो टू एनी चेंज, ठीक है, कि मतलब उसके अंदर कोई भी चेंज ना आए, कोई भी बदलाव ना आए। वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा, उसके अंदर कोई भी बदलाव ना आए, इस चीज़ को क्या कहा जाता है? इनर्शिया कहा जाता है। और जितना ज़्यादा बॉडी का वजन होगा, जितना ज़्यादा बॉडी का मास होगा, जितनी ज़्यादा बॉडी भारी होगी, उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा, उतना ज़्यादा क्या होगा? इनर्शिया होगा, ठीक है। तो इनर्शिया तीन टाइप के होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट जब बॉडी रेस्ट में होती है, इनर्शिया ऑफ मोशन जब बॉडी मोशन में होती है, ठीक है, एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है, जब बॉडी किस में होती है? डायरेक्शन में होती है, ठीक, क्लियर है ना। तो जब इनर्शिया ऑफ रेस्ट के बारे में बात करेंगे, पहले किसके बारे में बात होगी? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मतलब यहाँ पर बॉडी किस में रहेगी? ऑब्जेक्ट किस में रहेगा? रेस्ट में रहेगा। इस बात की ध्यान रखना है कि भैया ऑब्जेक्ट किस में रहना चाहिए? रेस्ट में रहना चाहिए, ऑब्जेक्ट रुका हुआ होना चाहिए, ठीक। तो एग्जाम्पल है कुछ, पहला एग्जाम्पल सुनो। व्हेन अ बस सडनली स्टार्ट्स मूविंग फॉरवर्ड द पैसेंजर्स फॉल बैकवर्ड, जब कोई बस अचानक से चालू हो जाती है, आगे की तरफ मूव करना चालू हो जाती है, तो पैसेंजर्स फॉल बैकवर्ड, पैसेंजर जो है वो पीछे की तरफ मूव कर जाते हैं, हो जाता है ना, बस आगे चली हम पीछे हो गए, होता है ना ऐसा। ऐसा क्यों होता है? दिस इज बिकॉज द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द पैसेंजर being in contact with the floor of the bus,
कम इन मोशन अलोंग विद द बस। ऐसा इस वजह से होता है कि हमारी बॉडी का जो लोअर पार्ट होता है वो बस के साथ कांटेक्ट में होता है, बस के साथ जुड़ा हुआ रहता है। अब बस के साथ अगर वो पार्ट जुड़ा हुआ है तो जैसे ही बस मोशन में जाती है, ठीक है, तो क्या होता है, बस के साथ साथ हमारी बॉडी भी हल्का सा मोशन में जाती है। लेकिन ऊपर का जो पार्ट था, ऊपर का जो पार्ट था, ठीक है, वो रेस्ट पे ही रहता है, क्योंकि उसे रेस्ट पे ही रहना था, है ना। ठीक है, तो किस वजह से रहना था, इनर्शिया की वजह से, क्योंकि भैया हमें मूवमेंट नहीं करना था, हम नहीं चाहते थे कि हमारा मूवमेंट हो। ठीक है, हम बिल्कुल नहीं चाहते थे कि हमारा मूवमेंट हो। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, बस के कांटेक्ट में थे तो अचानक से मूवमेंट हो गया नीचे से जबरदस्ती का, जिसकी वजह से हमें पीछे की तरफ झटका लगा। ठीक, अब एक और चीज, when a hanging carpet is beaten with a stick to remove the dust particle। अब जैसे कि नोटिस किया होगा, कोई कालीन, चद्दर, गद्दा, ये सब है, अगर इसको लटका दिया जाए या जमीन में बिछा दिया जाए और उसके ऊपर मारा जाए, डंडे से मारा जाए, मारते हैं जब, तो क्या देखा आपने, डस्ट निकलते हुए देखी है उससे, धूल बाहर आती है ना, धूल बाहर आती है, उसके पीछे का क्या रीजन होता है, दिस इज बिकॉज द फाइबर्स ऑफ द कारपेट कम इन मोशन एंड हेंस मूव फॉरवर्ड। ऐसा इस वजह से होता है कि जो भी कारपेट, जो भी मतलब जो चटाई है, गद्दा है, कुछ भी है, ठीक है, वो मोशन में आ जाता है, जो उसके फाइबर्स जो होते हैं वो मोशन में आ जाते हैं, लेकिन डस्ट पार्टिकल तो रेस्ट में थे। हमने जैसे ही चादर के ऊपर डंडा मारा, अब जैसे ही उसके ऊपर डंडा पड़ा या जब कोई छड़ी पड़ी, तो जो कारपेट थी या जो वो चादर था, वो जो कपड़ा था, उस कपड़े में तुरंत ही मोशन हो गया, तुरंत क्या हो गया, मोशन हो गया। लेकिन वहीं पे प्रेजेंट जो डस्ट के पार्टिकल थे वो तो मोशन में नहीं है, जो धूल के पार्टिकल्स थे वो तो मोशन में नहीं है, तो क्या होता है, वो रेस्ट में ही थे, तो वो वहां से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ऐसे कभी नोटिस करना, कोई चीज़ लटकाओ ऐसे रस्सी पे और हल्की की छड़ी मारो, ठीक है, तो जो चटाई है वो मोशन में आ गई, लेकिन जो पार्टिकल्स थे, रेस्ट डस्ट पार्टिकल्स, वो मोशन में नहीं है, वो नीचे गिर जाते हैं। ठीक, बट डस्ट पार्टिकल ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट कंटिन्यू टू रिमेन इन रेस्ट, देयरफॉर दे फॉल डाउन। ठीक है, तो क्या होगा, डस्ट पार्टिकल इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से रेस्ट में ही रहेंगे, ठीक है, और फिर क्या होंगे, थोड़ी देर के बाद गिर जाएंगे, दे फॉल डाउन। नेक्स्ट है, अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन मेक्स अ स्मॉल होल इन द विंडो पेन while passing through it, but the stone striking the window pane breaks it into pieces। अब एक चीज नोटिस करी होगी, अगर मान लो कोई बहुत तेज रफ्तार वाली चीज, जैसे बुलेट है, गन से फायर करी गई, तो जैसे ही गन से फायर करी गई बुलेट, वो किसी खिड़की से, किसी कांच के टुकड़े से आर पार करके निकल जाती है और हल्का सा छेद करके चली जाती है, छोटा सा। लेकिन उसी जगह कोई कंकड़ का पत्थर, कंकड़ पत्थर टाइप का, वो फेंका जाए, वो जब खिड़की के ऊपर पड़ता है तो कांच के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, शीशा हो या दिल हो टूट जाता है, तो वैसे ही जो शीशा था वो टूट गया। ठीक है, अब वो टूट कैसे गया, क्या रीज़न होता है, अब समझो ज़रा, समझो। जो बुलेट होती है, बुलेट, ठीक है, कौन होती है भैया, बुलेट, गोली से निकली जो, ठीक है, तो वो जब विंडो पेन पे निकलती है तो बड़े बहुत ही कम समय के लिए उसको टच करके निकलती है, बहुत ही कम समय के लिए उसको टच करके निकलती है। ठीक है, तो क्या होता है, सिर्फ उतने ही पार्ट में, ठीक है, जितने में टच करके निकली सिर्फ उतने ही पार्ट में क्या होता है, मोशन होता है। ठीक है, पार्टिकल्स मोशन में आ पाते हैं, बाकी रेस्ट में रहता है, बाकी कहाँ रहता है, रेस्ट में रहते हैं, तो सिर्फ उतने में ही छेद होके निकल जाता है। लेकिन जब कोई कंकड़ पत्थर पड़ता है खिड़की पर, तब क्या होता है कि वो ज़्यादा देर तक उस पर जाके टिकता है, और जिसकी वजह से पूरे पार्टिकल्स में मोशन हो जाता है, क्या हो जाता है, पूरे पार्टिकल्स मोशन हो जाता है। तभी कंकड़ पत्थर की वजह से खिड़की टूट जाती है, लेकिन बुलेट की स्पीड से नहीं टूटती है। ठीक, because the bullet makes contact with window pane for a very short time due to high speed। ठीक, the remaining portion of the window pane remains at rest due to inertia of rest। ठीक है, तो वह रेस्ट ले जाता है। ठीक, नेक्स्ट, when a tree is vigorously shaken, जब किसी पेड़ को बहुत तेजी के साथ हिलाया जाता है, ठीक, some of the leaves fall from the tree, कुछ पत्तियां जो है वो नीचे गिर जाती हैं। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज द ब्रांचेज ऑफ द ट्री कम इन मोशन। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि जो पेड़ की जो डाल होती हैं उनमें भी मोशन आ जाता है, बट द लीव्स टेंड टू कंटिन्यू इन देयर स्टेट ऑफ रेस्ट। लेकिन जो पत्तियां थी वो रेस्ट में ही थी, ठीक है, इसकी वजह से रेस्ट, ड्यू टू इनर्शिया की वजह से रेस्ट में ही थी, इसकी वजह से वो गिर जाती हैं। ठीक, अब एक एक्सपेरिमेंट है, कॉइन कार्ड एक्सपेरिमेंट, इसी पहले लॉ को प्रूव करने के लिए। तो भैया एक खाली ग्लास लिया गया, उस खाली ग्लास के ऊपर एक कार्ड रखा गया और उस कार्ड के ऊपर एक सिक्का रखा गया, ठीक है, और फिर बड़ी तेजी के साथ अपनी उंगलियों से कार्ड को हमने खिसका दिया। ठीक, तो जैसे ही हमने कार्ड को खिसकाया तो जो सिक्का कार्ड के ऊपर रखा था वो कहाँ गिर गया, ग्लास के अंदर गिर गया। अब कैसे गिर गया, समझो जरा।
तो जब हमने बहुत तेजी के साथ कार्ड पे मारा था तो हमने मोशन किसको दिया, सिर्फ और सिर्फ कार्ड को दिया। तो जैसे ही हमने कार्ड को मोशन दिया, कार्ड तो वहां से खिसक गया, लेकिन सिक्के के ऊपर मोशन तो आया नहीं। सिक्का तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में था, ठीक है, रेस्ट में था ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से वो रेस्ट में था, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, सिक्का नीचे गिर गया। ठीक, तो टेक एन एम्प्टी ग्लास, प्लेस अ स्मूथ कार्डबोर्ड ऑन द माउथ ऑफ द ग्लास। ठीक, नाउ प्लेस अ 1 रुपी कॉइन ऑन द कार्डबोर्ड। नाउ स्ट्राइक द कार्डबोर्ड हॉरिजेंटली विथ थंब एंड फोर फिंगर, बहुत तेजी के साथ मारना है। तो इट इज फाउंड दैट कार्डबोर्ड फ्लाइज अवे, कार्डबोर्ड उड़ गया, एंड द कॉइन्स फॉल वर्टिकली इनटू द ग्लास, और जो कॉइन था वो नीचे गिर गया। दिस इज बिकॉज कार्डबोर्ड मूव्स अवे ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑफ फिंगर। ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि जो भी हमने फोर्स लगाई थी वो सिर्फ कार्ड पे लगाई थी, तो कार्ड चला गया और सिक्का रह गया। However, coin remains at its position due to inertia of rest and hence fall into the glass vertically, और ग्लास में वो गिर जाएगा। अगला एक्सपेरिमेंट है पाइल ऑफ कॉइन एक्सपेरिमेंट। पाइल ऑफ कॉइन एक्सपेरिमेंट समझो जरा, पाइल ऑफ कॉइन एक्सपेरिमेंट। तो नोटिस किया होगा कि आप लोग जब कैरम खेलते हो तो कैरम में जो भी गोटियां होती हैं, ठीक है, उनके एक लंबी से बिल्डिंग बना कर रख देते हो, बड़ी सी, ठीक है, और फिर स्ट्राइकर होता है आपके पास, उस स्ट्राइकर से नीचे बड़ी तेजी के साथ मारते हो, तो सिर्फ नीचे की तरफ जो एक गोटी होती है बस वो निकल जाती है, बाकी ऊपर की तो नहीं निकली ना, बाकी वैसी की वैसी खड़ी हो जाती हैं बिल्कुल वहीं पर उसी पोजीशन पर। तो ये भी क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया का ही एग्जांपल है। क्योंकि क्या हुआ कि जब आपने स्ट्राइकर के साथ बड़ी तेजी के साथ मारा था तो सिर्फ जो नीचे गोटी जो रखी हुई थी बिल्कुल सिर्फ वो फोर्स में गई, बाकी सारा मामला क्या था, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में था। रेस्ट में था किसकी वजह से, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से था, जिसकी वजह से वो कहीं नहीं जाता। ठीक, तो मेक अ पाइल ऑफ सिमिलर कैरम कॉइन्स एट द सेंटर ऑफ कैरम बोर्ड, बना के रखा गया जैसा कि इसमें डायग्राम में दिखाया गया। नाउ अ शार्प हॉरिजॉन्टल हिट एट द बॉटम ऑफ द पाइल यूजिंग अनदर कैरम कॉइन। अब एक दूसरे कैरम कॉइन से उस पाइल के ऊपर मारना है, कॉइन के ऊपर। तो इफ द हिट इज स्ट्रॉन्ग इनफ, अगर हिट जो होगा वो आपका बहुत ताकतवर होगा, द बॉटम कॉइन मूव्स आउट क्विकली, तो जो सबसे नीचे वाला जो कॉइन होगा वो निकल जाएगा। वाइल द रेस्ट ऑफ द पाइल रिमेन्स एज सच, और बाकी के बचे हुए कॉइन जो रहेंगे वो वहीं के वहीं पर रहेंगे। ठीक, इट इज फाउंड दैट व्हेन द लोएस्ट कॉइन हिट बाय द स्ट्राइकर, ऐसा देखा गया कि जो लोएस्ट कॉइन हिट हुआ था स्ट्राइकर से, एक्सपीरियंस एन एक्सटर्नल फोर्स, उस पर बाहर से एक फोर्स लगी, हेंस मूव्स आउट, और वो निकल गया। वाइल द रिमेनिंग कॉइन्स इन द पाइल रिमेन एट रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और बचे हुए जो कॉइन थे वो वहीं के वहीं रहे, किस वजह से, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। अब अगला आता है इनर्शिया ऑफ मोशन। अब अगली चीज क्या आती है, इनर्शिया ऑफ मोशन। मोशन की वजह से, ठीक है, जो चीज होती है, तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी और ऑब्जेक्ट टू कंटिन्यू इट्स मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ये वो प्रॉपर्टी है जहां पर कोई भी बॉडी या ऑब्जेक्ट लगातार मोशन में ही रहता है। लगातार कैसे रहता है, मोशन में ही रहता है। ठीक, लगातार कैसे रहता है, मोशन में ही रहता है। अनलेस अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, तब तक जब तक कि कोई फोर्स ना लगाई जाए, ठीक है, तो वो नेचुरल प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या रहेगी, इनर्शिया ऑफ मोशन रहेगी, मतलब वो बॉडी किस में रहना चाहेगी, मोशन में ही रहना चाहेगी। ठीक, तो इसका एग्जांपल पहला है द पैसेंजर्स फॉल फॉरवर्ड व्हेन अ फास्ट मूविंग बस स्टॉप सडनली। ये मैंने एग्जांपल दिया था, ठीक है, अचानक से पैसेंजर्स क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं, मतलब उनको हल्का सा झटका लगता है आगे की तरफ जब बस रुकती है। अब देखो हुआ क्या था, जब बस मूवमेंट कर रही थी तो हमारी जो बॉडी थी वो बस के साथ किसमें थी, कांटेक्ट में थी, बस के साथ कैसी थी, कांटेक्ट में थी। अब बस का भी मूवमेंट हो रहा है, साथ साथ हम भी मोशन में ही एक तरीके से। लेकिन जैसे ही बस पे ब्रेक लगा, जैसे ही क्या हुआ, बस पे ब्रेक लगा, तुरंत क्या हुआ, हमारी बॉडी आगे की तरफ फॉल हो गई। क्यों गई, क्योंकि हम तो भैया मोशन में ही थे ना, बस रुकी है, हम तो उसी वाले फेज में थे ना, हमें तो मोशन ही कर रहा था, हम तो मोशन में ही थे, इस वजह से। दिस इज बिकॉज द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडीज ऑफ द पैसेंजर कम टू रेस्ट। इसमें क्या होता है, अचानक से हमारी बॉडी का नीचे वाला पार्ट, लोअर बॉडी जो होती है वो किस में आ जाती है, रेस्ट में आ जाती है, एज सून एज द बस स्टॉप, जैसे ही बस रुकती है। लेकिन अपर पार्ट ऑफ द बॉडी जो था वो लगातार मूव कर रहा होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक, तो इसी वजह से जो सीट बेल्ट यूज करी जाती है कार में, वो फॉल फॉरवर्ड, आगे की तरफ गिरने से रोकने के, बचाने के लिए बनाई जाती है। क्लियर, अगला पॉइंट, अ पर्सन फॉल फॉरवर्ड डायरेक्शन वाइल गेटिंग डाउन फ्रॉम मूविंग बस और ट्रेन। आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि जब भी आप ट्रेन से या बस से उतरते हो तो आप आगे की तरफ, आपको ऐसा लगता है कि आप गिर जाओगे, ठीक है, ऐसा फील होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, दिस इज बिकॉज एज द फुट ऑफ द पर्सन टचेस द ग्राउंड,
ऐसा इस वजह से होता है कि जैसे ही आपका जो पैर है वो जैसे ही ग्राउंड के साथ टच होता है, जमीन के साथ जैसे ही टच होता है, द लोअर पार्ट ऑफ दिस बॉडी कम्स टू द रेस्ट। तो नीचे बॉडी का पार्ट जो होता है वो किस में आ जाता है, रेस्ट में आ सकता है। वाइल द अपर पार्ट ऑफ हिज बॉडी रिमेन्स इन मोशन, लेकिन ऊपर का जो पार्ट होता है वो किस में रहता है, मोशन में ही रहता है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। ठीक ठीक, ऐसा इस वजह से होता है। अ पर्सन हैज टू रन इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बस और ट्रेन जस्ट व्हेन हिज फुट टचेस द रोड टू अवॉइड फॉलिंग ऑन द ग्राउंड। ठीक है, अवॉइड फॉलिंग ऑन द रोड, अगर मान लो बचना है गिरने से तो आप उतरते ही उस तरफ भागो जिस तरफ बस या ट्रेन जा रही है। जैसे कि आप उतरे, बस भी इधर ही जा रही है, उतरते ही आप बस की तरफ हल्का हल्का सा चलो तो आप नहीं गिरोगे, लेकिन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में चलोगे, ठीक है, या किसी और डायरेक्शन में चलने लगोगे तो आप गिर सकते हो। ठीक। अ लगेज इज यूजुअली टाइड विद अ रोप ऑन द रूफ ऑफ बसेस। आपने नोटिस किया होगा कि जैसे कि जो बस की छत होती है उसके ऊपर बांध दिए जाते हैं लगेज वगैरह जो भी होता है। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जब भी बस सडनली स्टॉप होगी लगेज भी जो होंगे वो हल्का सा गिर जाएंगे, क्योंकि वो भी क्या थे, स्टेट ऑफ मोशन में थे, तो वो भी क्या आ सकते हैं, बाहर आ सकते हैं। ठीक है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, तो लगेज क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे बस से। सिमिलरली व्हेन अ बस इज सडनली स्टार्ट, और बस जब अचानक से स्टार्ट होते हैं तो लगेज जो होते हैं वो कैसे होते हैं, स्टेट ऑफ रेस्ट में होते हैं। ठीक है, तब भी वो गिर जाएंगे बस से पीछे की तरफ झटका लगते हुए। ठीक। अगला, व्हेन अ बस टेकन अ शार्प टर्न, जब कोई बस एक अचानक से शार्प टर्न लेता है, अचानक से मुड़ता है, द पैसेंजर एक्सपीरियंस अ साइडवेज जर्क, तब पैसेंजर को हल्का सा साइड से मूवमेंट फील होता है, साइडवेज जर्क, हल्का सा साइड से झटका लगता है। ऐसा क्यों लगता है, ऐसा क्यों होता है, दिस इज बिकॉज द फीट ऑफ पर्सन फॉलो द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि जो इंसान का पैर वो क्या करता है, चेंज को फॉलो करता है, जैसे जैसे करके चेंज हो रहा था वैसे वैसे करके बस के डायरेक्शन के चेंज को फॉलो किया। लेकिन हमारी बॉडी का अपर पार्ट वो तो इनर्शिया ऑफ मोशन में है। ठीक है, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन, तो वो कैसा जाता है, वो ओरिजिनल डायरेक्शन में चला जाता है। किधर जाता है, ओरिजिनल डायरेक्शन में जाता है। इस वजह से हमें क्या फील होता है, हल्का सा जर्क फील होता है। ठीक। अब नेक्स्ट चीज आती है, उसी के बेसिस पे अगली चीज बनती है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब किसकी बात होगी भैया, डायरेक्शन के बारे में बात होगी। ठीक, अब समझो जरा, अब बॉडी मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक बॉडी अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है, मान लो अगर हम ऐसे जा रहे हैं तो सिर्फ ऐसे ही जा रहे हैं। ठीक, कैन नेवर चेंज इट्स डायरेक्शन इटसेल्फ, तो वो खुद से डायरेक्शन तो नहीं बदलेगी अनलेस अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। जैसे कि मान लो कोई बॉलर आपकी तरफ बॉल फेंकता है तो वो सीधी आ रही होगी ना, तब तक क्या आ रही होगी जब तक आप बैट से मारोगे नहीं, या फिर फील्डर की तरफ बॉल जा रही है तो तब तक के वो उधर जाएगी जब तक के वो पकड़ेगा नहीं। ठीक है ना, तो अनलेस अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, दिस प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसी प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहा जाता है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन सिटिंग इन मूविंग चेयर, एक पर्सन है वो मूविंग चेयर पे बैठा है, विल बी पुश टूवर्ड द लेफ्ट, अगर उसे लेफ्ट की तरफ मूव करा जाए तो व्हेन द कार टर्न सडनली टू द राइट, और कार राइट मुड़ती है, पर्सन किधर जाता है, लेफ्ट जाता है। क्यों जाता है, दिस इज बिकॉज व्हेन द कार टेक्स द शार्प टर्न, ऐसा इस वजह से होता है जब भी कोई कार शार्प टर्न लेती है टू द राइट, इट चेंजेस इट डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो उसने क्या किया, अचानक से मोशन का डायरेक्शन बदला, बट द पर्सन टेंड्स टू मूव इन द ओरिजिनल डायरेक्शन, लेकिन जो वो इंसान था उसे तो सेम डायरेक्शन में जाना था। मान लो कार सीधी चल रही है, सीधी चल रही है, अब गाड़ी ने राइट टर्न लिया, हमें हल्का सा लेफ्ट फील हुआ, हमें हल्का सा किधर फील हुआ, लेफ्ट में फील हुआ। ठीक है, क्योंकि भैया हमें तो सीधे ही जाना था ना, लेकिन क्या हुआ, कार ने अचानक से राइट ले लिया। ठीक, तो बट द पर्सन टेंड्स टू मूव इन द ओरिजिनल डायरेक्शन ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, किसकी वजह से, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से, एंड पुश टुवर्ड्स द लेफ्ट, और वो किधर हो जाएगा, हल्का सा लेफ्ट की तरफ हो जाएगा। ठीक, अब जैसे कि ये बच्चा एकदम कंकड़ पत्थर से खेल रहा है, अब इन कंकड़ बांधो, घुमाओ, घुमाना शुरू करो, घुमाना शुरू करो, घुमाना शुरू करो, घुमाना शुरू करो, तो आप लोगों को कुछ फील होता है ना, कुछ फील होता है ना, हल्का हल्का फोर्स फील होता है। अब जैसे ही छोड़ोगे कंकड़ सीधा भी जाता है। अब वो तो बातें बाद में, आगे समझ लेते हैं क्या। अ स्टोन ट्राइड टू अ स्ट्रिंग इज विरलिंग इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल, एक जो पत्थर है अगर उसको बांध दोगे तो वो लगातार ऐसे सीधे 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 करके घूम रहा होता है। तो इफ द स्ट्रिंग ब्रेक्स, अगर मान लो अचानक से धागा टूट जाए, द स्टोन फ्लाइज अवे टेंजेंशियली, तो जो वो स्टोन था, जो वो छोटा सा पत्थर था, वो उसी तरफ चला जाता है जिस तरफ से धागा टूटा, उसी डायरेक्शन में जाना शुरू कर जाता है। ठीक, द स्टोन मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ हैज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब क्या हो रहा था कि जब भी
वो जो पत्थर था, वो छोटा सा जो पत्थर था जो वो मूव कर रहा था इधर उधर, उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन थी ना, हर बार हर मोमेंट पे हर टेंजेंट पे एक डायरेक्शन थी, ठीक, डायरेक्शन ऑफ मोशन अलोंग द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल, ठीक है, टेंजेंट के साथ साथ किसी भी सर्कल के पॉइंट पे। एज सून एज द स्ट्रिंग ब्रेक्स, जैसे ही क्या हुआ वो स्ट्रिंग टूटा, द फोर्स एक्टिंग ऑन द स्ट्रिंग सीजेस एंड द स्टोन कंटिन्यूज टू मूव अलोंग द टेंजेंट ऑफ द पॉइंट। अब जैसे ही टूटा उसी डायरेक्शन में, ठीक है, वो पत्थर क्या हुआ, उसने वो मोशन ले लिया, वो डायरेक्शन ऑफ मोशन ले लिया और उसी में क्या करने लगा, वो मूव करने लगा, उसी डायरेक्शन में वो मूव करने लगा। पॉइंट ऑफ द सर्कल ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, किसकी वजह से, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से, ठीक। नेक्स्ट, अब इनर्शिया एंड मास, ये क्या चीज है भैया, ठीक, इनर्शिया एंड मास, ठीक, इनर्शिया एंड मास के बारे में बात करी जाए तो जितने हमने एग्जाम्पल देखे, इन ऑल द एग्जाम्पल गिवन अबव वी हैव लर्नड हाउ इनर्शिया अफेक्ट्स द पोजीशन एंड मोशन ऑफ अ बॉडी। हमें ये बात पता चली कि किस तरीके से इनर्शिया जो है वो किसी पोजीशन को या बॉडी के मोशन को अफेक्ट करता है। अ मेजर क्वेश्चन हियर इज दैट, अब एक बड़ा सवाल उठता है, डू ऑल बॉडीज हैव द सेम इनर्शिया, क्या सभी बॉडीज की इनर्शिया सेम होती है, तो नहीं भैया, सभी बॉडी की इनर्शिया सेम नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ वी किक अ फुटबॉल, अगर हम किसी फुटबॉल को किक करेंगे, ठीक, इट मूव्स फार अवे, ठीक है, तो वो किधर जाएगी, बड़ी दूर जाएगी। बट अ स्टोन ऑफ सेम साइज हार्डली मूव्स, लेकिन उतना ही बड़ा पत्थर नहीं जाएगा। इतनी बड़ी फुटबॉल बहुत दूर जा रही है लेकिन इतना बड़ा पत्थर दूर नहीं जा रहेगा। इसका मतलब दिस क्लियरली शोज दैट इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय इट्स मास। तो इनर्शिया जो है, ठीक है, वो डायरेक्टली किससे इफेक्ट करता है, मास से इफेक्ट करता है। मतलब मास ज्यादा होगा, ठीक है, तो इनर्शिया ज्यादा होगा, मास ज्यादा होगा, इनर्शिया ज्यादा होगा, जिसकी वजह से बॉडी जो है वो मूव नहीं करेगी, ठीक। हैवियर ऑब्जेक्ट्स पॉजेज मोर इनर्शिया देन लाइटर वंस, तो हैवी ऑब्जेक्ट्स जो होंगे उनके पास इनर्शिया ज्यादा होगा एज कंपेयर टू लाइटर वंस। क्वांटिटेटिवली द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट्स मास, ठीक है, तो जब भी इनर्शिया नापना होता है वो हमेशा मास के बेसिस पे ही मेजर करना होता है। क्लियर। नेक्स्ट, इन अदर वर्ड्स द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया, तो कहा जाता है कि जितना मास है, ठीक, जितना मास, ठीक है, उतना इनर्शिया हो जाएगा, जितना मास उतना क्या हो जाएगा, इनर्शिया हो जाएगा, ठीक। मान लेते हैं सपोज वी अप्लाई अ फोर्स टू पिल अ स्मॉल कार्ट, कोई कार्ट है मतलब ऐसे खींचने वाली गाड़ी, ठीक है, उसके बाद हल्का सा फोर्स लगाया, उस फोर्स को मान लिया एक्स न्यूटन। नाउ अप्लाई द सेम एक्स न्यूटन फोर्स टू पुल अ ट्रेन, अब उसी फोर्स को हम ट्रेन खींचने में लगा, तो क्या होगा भैया, ट्रेन खींचेगी क्या, नहीं खींचेगी। क्यों नहीं खींचेगी, क्योंकि दिस फोर्स इज सडनली नॉट एबल टू पुल द ट्रेन, क्योंकि वो फोर्स भैया ट्रेन को खींचने लायक तो नहीं था। क्यों था, क्योंकि मास जो था ट्रेन का वो ज्यादा था। दिस इज बिकॉज द मास ऑफ अ ट्रेन इज मच हायर देन दैट मास ऑफ अ कार्ट, कार्ट से मास ज्यादा था ट्रेन का। ड्यू टू दिस द ट्रेन ऑफर्स मोर इनर्शिया, इसकी वजह से क्या पता चलता है हमें कि ट्रेन के पास ज्यादा इनर्शिया था इन कंपैरिजन टू द कार्ट, कार्ट से ज्यादा था। द ट्रेन हैज अ मच लेसर टेंडेंसी, अब ट्रेन की जो टेंडेंसी थी वो कम थी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है, ताकि उसकी स्टेट ऑफ मोशन को बदल सके, उसके अंदर नहीं थी। तो दस ऑल बॉडीज डू नॉट ऑफर सेम रेजिस्टेंस, तो सभी बॉडीज सेम रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेंगी टू चेंज देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है, तो जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा इनर्शिया। क्लियर, ये जरा सबका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक, यहाँ से हो गया। नेक्स्ट दिस वन, चेक इट, हो गया। हो गया। नेक्स्ट, ठीक, सभी लोग बढ़िया से पढ़ लेना, पहला लॉ खत्म हो चुका है, ठीक है, बाकी के वीडियोस मिल जाएंगे कल परसों नरसों में करके, ठीक है। एंड अभी थोड़ी सी लोकेशन चेंज हो गई है, मज़ा आ रहा होगा, लोकेशन भी बदलती रहनी चाहिए बिकॉज चेंजेस आर नेसेसरी, ठीक। क्लियर, कमेंट सेक्शन में राधे राधे, एंड मेरी तरफ से भी